नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या झगड़े वाली ज़मीन को खरीदना चाहिए या झगड़े वाली ज़मीन को खरीदने से लोग बेवजह डरते हैं। साथ ही साथ हम यह बात करेंगे कि झगड़े वाली ज़मीन को खरीदने से व्यक्ति को फ़ायदा होता है या नुकसान हो सकता है, और क्या कहता है इस संबंध में भारत का कानून कि झगड़े वाली ज़मीन को यदि किसी के द्वारा खरीदा जाता है तो उसको किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है या उसको किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो में इस जानकारी को। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि किस प्रकार की संपत्ति को, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कृषि भूमि हो या कोई प्लाट हो या कोई भवन हो, तो उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए किसी भी संपत्ति को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी संपत्ति को क्रय करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात जो रहती है कि किसी संपत्ति को आप क्रय करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो रहती है दर्शकों, वह रहती है कि जब तक कोई संपत्ति जो उस संपत्ति को विक्रय करना चाहता है उस व्यक्ति के नाम पर यदि वह संपत्ति सरकारी कागज में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को क्रय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो रहती है दर्शकों, वह रहती है कि जब तक जिस संपत्ति को आप क्रय करना चाहते हैं उस संपत्ति पर जो विक्रेता है, जो उस संपत्ति को बेचना चाहता है, वह संपत्ति उसके आधिपत्य में नहीं है, अर्थात उसके कब्जे में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको उस संपत्ति को नहीं खरीदना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात जो रहती है वह यह रहती है दर्शकों कि जब तक उस संपत्ति पर जिसको आप क्रय करना चाहते हैं वह संपत्ति यदि किसी संस्था के पास में बंधक है, बंधक से मतलब होता है दर्शकों कि यदि विक्रेता के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो उस संपत्ति को आपको क्रय नहीं करनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात जो रहती है दर्शकों वह ये रहती है कि जिस संपत्ति को आप क्रय करना चाहते हैं अर्थात आप खरीदना चाहते हैं वह संपत्ति जो है उस व्यक्ति के हिस्से में ही नहीं आई है जो कि उसको विक्रय करना चाहता है या उतना उसका हिस्सा ही नहीं बनता है। जैसे कि 4 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा में यदि 4 नाम है और एक व्यक्ति जो है उसमें से 2 बीघा ज़मीन बेचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उसका इतना इस भूमि में हिस्सा नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में भी उस भूमि को, उस संपत्ति को आपको क्रय नहीं करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात जो है दर्शकों, वह ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि किसी भी संपत्ति को क्रय करने से पहले इस बात का भी हमें जो है जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जिस ज़मीन को या जिस संपत्ति को आप क्रय करना चाहते हैं क्या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का, किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद विचाराधीन तो नहीं है। तो देखिए दर्शकों, अब हम यह समझ लेते हैं कि वादग्रस्त भूमि किसे कहा जाता है या झगड़े वाली ज़मीन किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, जब किसी भूमि के स्वामित्व के संबंध में अर्थात उसमें किसका हक है, किसका अधिकार है, इस संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रकरण अर्थात कोई केस या कोई दावा या कोई वाद, सब कुछ ये एक ही होता है, ऐसा कोई केस किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो केस प्रस्तुत करता है उस व्यक्ति को वादी कहा जाता है और जिसके खिलाफ केस प्रस्तुत होता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि जब वाद विचाराधीन रहता है और विचारण के दौरान उस वाद में वह वाद जो है वह वादी के पक्ष में हो जाता है और प्रतिवादी के खिलाफ उसमें निर्णय पारित हो जाता है, अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि उस वाद में यदि उस संपत्ति का मालिक जो है उस वादी को घोषित कर दिया जाता है और जो प्रतिवादी है उसके संबंध में यह मान लिया जाता है कि इस संपत्ति का यह मालिक नहीं है। लेकिन दर्शकों, इससे पहले ही वह प्रतिवादी जो है जिसके खिलाफ यह दावा पेश हुआ है और उसमें निर्णय हुआ है, जिसको स्वामी नहीं माना है, उस प्रतिवादी के द्वारा उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चाहे वह विक्रय पत्र के माध्यम से हो, विनिमय के माध्यम से हो या दान के माध्यम से हो। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि जो
उसके पहले जो अंतरण हुआ है, उस दावे के निराकरण से पहले जो अंतरण हुआ है, अर्थात दावे के विचाराधीन रहते हुए, उस प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए किसी प्रकार का अंतरण उस प्रॉपर्टी के संबंध में हुआ है, तो वह अंतरण अपने आप में शून्य हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है या दान पत्र है या विनिमय पत्र है, तो वह अपने आप में शून्य हो जाएगा, अर्थात वह निरस्त माना जाएगा। यदि वह संपत्ति जो है वादी की मान ली जाती है, तो उस दौरान किए गए सभी अंतरण जो है वह शून्य मान लिए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, यदि जो है वह दावा, वह प्रकरण जो है वह वादी के पक्ष में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस प्रतिवादी के द्वारा किया गया अंतरण जो है वह सही माना जाता है। तो दर्शकों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संपत्ति जो है वह क्रय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि वाद विचारण के दौरान यदि आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी क्रय की जाती है तो आपको किस प्रकार से नुकसान हो सकता है और किस प्रकार से फायदा हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।